यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सियासी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। इस चरण में बहराइच की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। बहराइच में 6 पर बीजेपी और 1 सीट पर सपा का कब्जा है। चुनावी नब्ज टटोलने के लिए यूपी स्टेट हेड वंदना रावत बहराइच की मसही विधानसभा की जनता के बीच पहुंची। स्वराज एक्सप्रेस के साथ सत्ता के संग्राम के कुर्सीनामा कार्यक्रम में जनता ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम में बसपा प्रत्याशी दिनेश कुमार शुक्ला, कांग्रेस के ज्ञानेंद्र तिवारी, बीजेपी के शशिकांत, सपा के गिरीश मिश्रा ने शिरकत की। इस वक्त हम खड़े हैं बहराइच के महासी विधानसभा सीट में। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने मोदी लहर के दौरान 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर कब्जा किया था और 1 पर सपा ने जीत हासिल की थी। और अगर 2022 विधानसभा की बात की जाए तो इस बार बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी जो है वो सुरेश्वर सिंह है और सपा से जो प्रत्याशी के ओझा, यहाँ पर टक्कर मानी जाती है सपा और बीजेपी की। हालांकि बसपा ने भी अपना प्रत्याशी दिनेश शुक्ला और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश तिवारी को उतारा है। कहा बताया जा रहा है कि राजेश तिवारी बागी विधायक है, उन्होंने सपा से टिकट की मांग की थी लेकिन उसको टिकट नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम के उम्मीदवार है और वो इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब हम महासी विधानसभा की समस्याओं पे बात करेंगे, यहाँ के जातीय समीकरण पे बात करेंगे, वोटर्स की बात करेंगे। अगर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण है, उसके बाद वैश्य है, ठाकुर है, मुस्लिम है। अब बात करते हैं महासी विधानसभा में समस्याएं क्या है। जो सिटिंग विधायक है सुरेश्वर सिंह, क्या उनके काम से यहाँ की पब्लिक खुश है या ना खुश है? किसको मौका मिलेगा? क्या 2017 की तरह बीजेपी फिर से यहाँ जीत हासिल करेगी या यहाँ पर साइकिलबाजी मारेगी? इन सब मुद्दों पर बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम उन उम्मीदवारों से भी बात करेंगे यहाँ से जिनको टिकट दी गई है। हमारे साथ है बसपा से दिनेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से सुरेश्वर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है राजेश के ओझा जी, सपा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस से है राजेश तिवारी जी के भाई ज्ञानेंद्र तिवारी जी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पब्लिक से करूंगी, यहाँ पे जो समर्थक है सपा के भी है, कांग्रेस के भी है और बीजेपी की भी है। 2017 में मोदी लहर थी, 2022 में क्या होगा? यहाँ पे साइकिल दौड़ेगी या फिर से कमल खिलेगा? नहीं, बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप लोग इन सब की बात से सहमत हैं? इनकी बात से आप लोग तो कहेंगे ही सहमत है, आप लोग तो कहेंगे ही, आप सहमत हैं इनकी बात से? जी, बदलाव तो निश्चित है, लेकिन जीतेगा कौन, समस्या ये है। जीतेगा वही जो क्षेत्र के अंदर निरंतर काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, उनके दुख सुख में खड़ा हो रहा है, वही प्रत्याशी जीतेगा। और हमारे राजेश वही प्रत्याशी जीतेगा। अब हम सीधे चलते हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी। सुरेश्वर सिंह जी, आप ये बताइए कि आप इस बार 2017 में मोदी लहर थी, अब 2022 में क्या सपा को, क्योंकि आपकी टक्कर सपा से मानी जा रही है, इनको टक्कर दे पाएंगे? मैडम, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रत्याशी श्री सुरेश्वर सिंह जी का प्रतिनिधि शशिकांत त्रिपाठी हूं। मैं मंडल अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का, तेजवापुर मंडल का। और जहां तक आपके लड़ाई की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में अभी वर्तमान में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। कोई भी प्रत्याशी नहीं है, इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये इस बार इस विधानसभा की जनता यहाँ बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होकर के समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ से के ओझा जी चुनाव जीतेंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 20 और 80 का इस बार है, लेकिन जो जनता कहेगी, जो जनता अपना विश्वास और हमारे साथ सहयोग करेगी, वो 10 तारीख को आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अब और लोगों से भी, बीजेपी वाले बैठे, मैं उन लोगों से पूछूंगी कि क्या आप इनकी बात से सहमत है? 20 जी, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे सुरेश्वर सिंह जी महसी विधानसभा में 65,000 वोटों से विजयी होकर के आएंगे। जय श्री राम। वो कह रहे हैं कि वो टक्कर में नहीं
जनता मुझे टक्कर में दे रही है और जनता जिस पर विश्वास करती है उसी को चुनाव जो है महसी विधानसभा में जिताएगी। जनता जिस पे विश्वास करेगी और उसने विश्वास समाजवादी पार्टी पर किया है। चलिए, विश्वास समाजवादी पार्टी पे किया है। मैं अब एक इनसे बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करूंगी। दिनेश जी, ये बताइए कि यहाँ पे तो सपा और बीजेपी की टक्कर है, आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखिए, ये एक चुनाव है। चुनाव में जैसे हम लोग इधर से निकले, जो हमारे साथ साथी आए थे, ले आए, कोई प्लानिंग करता है, कोई भीड़ दिखाता है, कोई कार्य करता है, अपनी अपनी बात हर आदमी यहाँ पे रखता है। अब चूंकि मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं स्वयं आया हूँ, अपनी बात रखना है, इसमें सब हमारे अपने हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो सबके लिए मैं काम करूंगा। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं सब अनुशासित हैं और वो सब शांत रहते हैं, हल्ला दुल्ला कूद फान नहीं करते हैं। हमारा यहाँ पे बेस वोट है जो करीब 65 से 70 हजार है बहुजन समाज पार्टी, जिसको आपने भी अनदेखा किया है, और वो सब इस बार बहुजन समाज पार्टी पर ही, हाथी वाले खाने पर ही बटन दबाएगा। ये तो फिर 10 मार्च को पता चलेगा कि हाथी आ रही है या फिर बीजेपी आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रत्याशी जो है राजेश तिवारी के भाई ज्ञानेंद्र तिवारी जी, बताइए, ये आपको टिकट नहीं दिया गया सपा से तो आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्या लगता है आप इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे बच्चे बच्चे की जबान पे राजेश तिवारी, यहाँ पे धरती आसमान पे राजेश तिवारी, यहाँ पे बूढ़े जवान पे राजेश तिवारी, यहाँ पे राजेश तिवारी। मैडम, हमारी बात सुनिए, 2008 से यहाँ पे महसी की राजनीति उन्होंने शुरू की। क्षेत्र की एक भी मिट्टी नहीं होगी जहाँ राजेश तिवारी नहीं गए होंगे। मिट्टी में गए तो उसके दसवां में भी गए, चरही में भी गए। बहराइच महसी क्षेत्र का अगर एक भी पेशेंट बहराइच में एडमिट रहा है तो कोई ये नहीं कह सकता मुझे राजेश तिवारी देखने नहीं गए। माइनॉरिटी में मिट्टी में गए तो उसके 40वां में नहीं गए, 44वां में भी जाते थे। यहाँ के प्रत्याशियों को नहीं पता होगा 40वां क्या होता है। हमारी लड़ाई यहाँ पे। तो आपके इस कार्य से जनता खुश होगी? विधानसभा की आप जीत रही है, क्यों नहीं खुश होगी? यहाँ पे बसपा के 2 बार विधायक रहे मिस्टर के ओझा जी, यहाँ पे बीजेपी के 2 बार विधायक रहे मिस्टर सुरेश्वर सिंह जी। इसी क्षेत्र से अगर हम सपा कैंडिडेट के ओझा की बात करें, अभी ये अनाउंस नहीं हुआ था चुनाव, उसके पहले उनका जो सपा कार्यालय चल रहा है वो फर्नीचर ऑफिस हुआ करता था। मैडम, हमारे आप इनकी बात से सहमत है? सुनिए, सबको मौका मिलेगा, आप बैठिए, अभी साथ आपका ही सुन लेंगे तो और भी तो बैठे। इन्होंने इतना कार्य किया है, आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? इनकी बात से मेरा सवाल बीजेपी उम्मीदवार जी से होगा। ये बताइए सर कि यहाँ पे कटान की समस्या, अन्ना पशुओं की समस्या है, इस पर क्यों नहीं काम किया गया? ये समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? जहाँ तक कटान का सवाल है, कटान नदी में सिल्ट जमा हो जाने के कारण बाढ़ की विभीषिका होती थी। ये सवाल तो आप मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों से पूछ सकते हैं, क्योंकि 1992 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बनी। उन लोगों ने, उनकी सरकारों ने व्यवस्था नहीं की। हमारी सरकार जब 2017 में श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में बनी तो हम सभी लोगों ने, हमारी सरकार ने एक प्रयास किया और सिल्ट सफाई करा के और नदी को एक रास्ता देने का काम किया, जिससे इस बार हमारे यहाँ बाढ़ की विभीषिका सबसे कम रही। इस बार बदलाव की स्थिति है, पिछली बार मोदी लहर थी, इस बार बदलाव की स्थिति है, इस बार कड़ी चुनौती होगी आपकी सपा के साथ, क्या कहना चाहेंगे? कोई चुनौती नहीं है। चूंकि हमने जो 5 सालों में कार्य करके दिखाया है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपने 15 से 20 साल के कार्यकाल में वो कार्य नहीं किए। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है जनता हमारे साथ है और पूरी तरीके से हम पूर्ण बहुमत ही नहीं 300 प्लस के साथ सरकार में आ रहे हैं। 300 प्लस के साथ सरकार में आ रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी उम्मीदवार का। लेकिन हम आप लोगों से पूछेंगे कि जो इन्होंने अभी दावे किए क्या वो सही है? मैडम, बालू खनन करा के पूरी की रास्ता ध्वस्त कर दिए। किसानों के खेत के बीच में धान गेहूं लगा, उसके बेस से बालू निकलवा के पूरी रास्ता ध्वस्त कर दिए हैं। किसी के पास कोई खाई नहीं। अब इसका जवाब दीजिए आप, बताइए। बालू के जो पट्टे हुए हैं, उन्हीं पट्टों से बालू का खनन हो रहा है, उसके अलावा कहीं से अवैध खनन नहीं हो रहा है। और अगर अवैध खनन हुआ, अगर मान लीजिए विपक्ष के लोग अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं, तो वो 5 साल तक कहाँ थे? उनको उस पर आवाज उठानी चाहिए थी। हमारी सरकार ने अवैध खनन करने वाले, अवैध कब्जा करने वाले जमीनों पर अवैध रूप से
सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया है कि या तो वो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर जेल में चले गए हैं, और बाकी बचे हैं वो जो ज्यादा स्मार्ट थे वो ऊपर चले गए। कुछ कहना है इनकी बात पे? कुछ कहना है? किसी के पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है? जब से इनकी सरकार आई है मैडम, जब से इनकी सरकार आई है मैडम, तब से 700 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं और ये ब्राह्मण द्रोही सरकार है। ब्राह्मण द्रोही सरकार है? नहीं, ब्राह्मण द्रोही सरकार है, ब्राह्मण द्रोही ऐसा कहना है इनका। क्या बताया इन्होंने? ब्राह्मण द्रोही सरकार है। हाँ। मैं आपको बता, हाँ नहीं मैं, हम ब्राह्मण हैं, सपा तुष्टीकरण की नीति करती है। 2090 में ये आपके लिए है। सर 1 मिनट सुनिए, सर 1 मिनट। आज उत्तर प्रदेश, सुनिए सर, आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की तरफ अगर सपा बसपा कांग्रेस देख रही है, किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है। ब्राह्मणों का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ने है। इसका जवाब देंगे के ओझा जी, इसका जवाब के ओझा जी देंगे। सब देन जो है मोदी जी योगी जी की, ऐसा कहना है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये भाजपाई लोगों को केवल अपना जो है दिखाई पड़ रहा है कि हमारी सरकार 5 साल रही है और 5 साल में इस जनता के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी का जो बोझ डाल दिया है, उससे जनता का ऐलान कर रही है। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया और 100 रुपए में